हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को तीसरे मुगल शासक अकबर के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अकबर पूर्ण रूप से अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत के मुगल सम्राटों में सबसे महान थे। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल शक्ति का विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने उन कार्यक्रमों को अपनाया जो उनके क्षेत्र की गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीतते थे। उन्होंने अपने केंद्रीय प्रशासन में सुधार और मजबूती की ओर अपनी वित्तीय प्रणाली को भी केंद्रीकृत किया और कर संग्रह प्रक्रियाओं को पुनर्गठित किया। यद्यपि उन्होंने कभी इस्लाम का त्याग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों में सक्रिय रुचि ली। हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों को अपने सामने धार्मिक चर्चा में शामिल होने के लिए राजी किया। उन्होंने विद्वानों, कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित किया, जिससे उनका दरबार संस्कृति का केंद्र बन गया था। अकबर का प्रारंभिक जीवन। हुमायूं सम्राट हुमायूं के छोटे भाई हिंदल मिर्जा के फारसी शिक्षक शेख अली अकबर जामी की बेटी 14 वर्षीय हमीदा बानो बेगम से मिले और उनसे शादी की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म अगले वर्ष 25 अक्टूबर 1542 को हुआ था। राजपुताना में अमरकोट के राजपूत किले में, जहां उनके माता पिता को स्थानीय हिंदू शासक राणा प्रसाद द्वारा शरण दी गई थी। हुमायूं के निर्वासन की विस्तारित अवधि के दौरान अकबर को काबुल में पौतिक चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा और उनकी चाची विशेष रूप से कामरान मिर्जा की पत्नी के विस्तारित परिवार द्वारा लाया गया था। उन्होंने अपनी युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और लड़ने के लिए सीखने में बिताई, जिससे उन्हें एक साहसी, शक्तिशाली और बहादुर योद्धा बना दिया था। लेकिन उन्होंने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा। हालांकि इससे ज्ञान की उनकी खोज में बाधा कभी नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि जब वह शाम को सेवानिवृत्त होते थे, उस समय कोई उनके लिए पढ़ता था। 9 वर्षीय अकबर की गजनी के गवर्नर के रूप में पहली नियुक्ति के समय उन्होंने हिंडाल की बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से शादी की। हुमायूं ने अकबर को हिंडल के सैनिकों की कमान दी और शाही जोड़े को हिंडल की सारी संपत्ति प्रदान की। रुकैया बेगम के साथ अकबर की शादी जलंधर, पंजाब में हुई थी, जब वे दोनों 14 साल के थे। वह उनकी पहली पत्नी और मुख्य पत्नी थी। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के उत्तराधिकार पर अराजकता के बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से विजय प्राप्त की। आंशिक रूप से अपने फारसी सहयोगी तहमास प्रथम द्वारा प्रदान की गई सेना का नेतृत्व किया। कुछ महीनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अकबर के उत्तराधिकार की तैयारी के लिए मृत्यु को छिपा दिया। अकबर ने 14 फरवरी 1556 को हुमायूं का स्थान लिया, जबकि मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर शाह के खिलाफ युद्ध के बीच में थे। पंजाब के कलानौर में 14 वर्षीय अकबर को बैरम खान ने एक नवनिर्मित मंच पर बैठाया था, जो अभी भी खड़ा है। उन्हें शहंशाह घोषित किया गया। बैरम खान ने उम्र बढ़ने तक उनकी ओर से शासन किया। अकबर के पास अजेय सैन्य अभियानों का रिकॉर्ड था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को मजबूत किया। इस सैन्य कौशल और अधिकार का आधार अकबर का मुगल सेना का कुशल संरचनात्मक और संगठनात्मक आकांक्ष था। विशेष रूप से मनसबदारी प्रणाली को अकबर के समय में मुगल सत्ता को बनाए रखने में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसित किया गया है। संगठनात्मक सुधार तोपों, किलेबंदी और हाथियों के उपयोग में नवाचारों के साथ थे। अकबर के समय में मुगल अग्निअस्त्र क्षेत्रीय शासकों, सहायक नदियों या जमींदारों द्वारा तैनात की जा सकने वाली किसी भी चीज से कई बेहतर थे। इन हथियारों का प्रभाव ऐसा था कि अकबर के विजियर अबू फजल ने एक बार घोषणा की थी कि तुर्की के उपवाद के साथ शायद कोई भी देश नहीं है जिसमें उसकी बंदूकों के पास की तुलना में सरकार को सुरक्षित करने के अधिक साधन हैं। इस प्रकार बारूद साम्राज्य शब्द का उपयोग अक्सर विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा भारत में मुगलों की सफलता का
विश्लेषण करने में किया गया है। मुगल शक्ति को युद्ध की तकनीकों की उनकी महारत के कारण देखा गया है, विशेष रूप से अकबर द्वारा प्रोत्साहित अग्नि-अस्त्रों के उपयोग के कारण। सबसे गंभीर खतरा सूर शासकों में से एक के मंत्री और जनरल हेमू से आया था, जिन्होंने खुद को हिंदू सम्राट घोषित किया था और मुगलों को सिंधु गंगा के मैदानों से निष्कासित कर दिया गया था। बैरम खान द्वारा आग्रह किया गया था, जिन्होंने हेमू द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने से पहले मुगल सेना को फिर से तैयार किया। अकबर ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली पर मार्च किया। बैरम खान के नेतृत्व में उनकी सेना ने 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से 50 मील उत्तर में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और सूर सेना को हराया। लड़ाई के तुरंत बाद मुगल सेनाओं ने दिल्ली और फिर आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर ने दिल्ली में विजयी प्रवेश किया। अगले 6 महीनों में मुगलों ने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई जीती, जो पूर्व से बंगाल भाग गए। अकबर और उनकी सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और फिर पंजाब के मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1558 में अकबर ने अपने मुस्लिम शासक की हार और उड़ान के बाद राजपूताना के एबचर अजमेर पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने नर्मदा नदी के उत्तर में सबसे बड़े गढ़ ग्वालियर किले के नियंत्रण में सूर बलों को भी घेर लिया था और हरा दिया था। 18 साल की उम्र में युवा सम्राट मामलों के प्रबंधन में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहते थे। अपनी पालक मां माहम अंगा और उनके रिश्तेदारों द्वारा आग्रह किए जाने पर अकबर ने बैरम खान की सेवाओं को छोड़ने का फैसला किया। अदालत में एक और विवाद के बाद अकबर ने अतः 1560 के वसंत में बैरम खान को बर्खास्त कर दिया और उन्हें मक्का के लिए हज पर जाने का आदेश दिया। 1560 में अकबर ने सैन्य अभियानों को फिर से शुरू किया। अपने पालक भाई अदम खान और एक मुगल कमांडर पीर मोहम्मद खान की कमान में एक मुगल सेना ने मालवा की मुगल विजय शुरू की। अफगान शासक बाज बहादुर सारंगपुर की लड़ाई में हार गए थे और अपने हरम खजाने और युद्ध हाथियों को पीछे छोड़कर शरण के लिए खानदेश भाग गए थे। 1564 में मुगल सेनाओं ने गढ़ा की विजय शुरू की, जो मध्य भारत में एक कम आबादी वाला पहाड़ी क्षेत्र था, जो जंगली हाथों के झुंड के कारण मुगलों के लिए रुचि रखता था। इस क्षेत्र पर राजा वीर नारायण एक नाबालिग और उनकी मां दुर्गावती गोंडों की एक राजपूत योद्धा रानी द्वारा शासन किया गया था। दुर्गावती ने दमोह की लड़ाई में अपनी हार के बाद आत्महत्या कर ली थी, जबकि राजा वीर नारायण गोंडों के पहाड़ी किले चौरागढ़ के पतन में मारे गए थे। अकबर की हत्या का प्रयास 1564 के आसपास अकबर पर एक हत्या का प्रयास किया गया था, जिसे एक पेंटिंग में चित्रित किया गया था। यह घटना तब हुई जब अकबर दिल्ली के पास हजरत निजामुद्दीन की दरगाह की यात्रा से लौट रहे थे, जब एक हत्यारे ने एक तीर मारा जो उनके दाहिने कंधे को भेद गया। सम्राट ने अकबर के दरबार में एक रईस मिर्जा शरफुद्दीन के गुलाम पकड़े गए हत्यारे का सिर कलम करने का आदेश दिया, जिसका हाल ही में विद्रोह दबा दिया गया था। उत्तरी भारत पर मुगल शासन स्थापित करने के बाद अकबर ने राजपूताना की विजय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1561 की शुरुआत में मुगलों ने सक्रिय रूप से राजपूतों को युद्ध और कूटनीति में शामिल किया। अधिकांश राजपूत राज्यों ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ और मारवाड़ के शासक उदय सिंह और चंद्रसेन राठौड़ हालांकि शाही तह से बाहर थे। 1567 में अकबर मेवाड़ में चित्तौड़ किले को छोटा करने के लिए चले गए। चित्तौड़ 4 महीने की घेराबंदी के बाद 1568 में गिर गया। इसके पतन के बाद रणथंबोर किले पर मुगल हमला हुआ। रणथंबोर हाड़ा राजपूतों द्वारा आयोजित किया गया था और भारत में सबसे शक्तिशाली किले के रूप में प्रतिष्ठित था। हालांकि यह कुछ महीनों के बाद ही गिर गया। अकबर अब लगभग पूरे राजपूताना के स्वामी थे। अकबर 1569 में आगरा के 23 मील WSW के एक नई राजधानी की नींव रखकर राजपूताना की अपनी विजय का जश्न मनाए। इसे फतेहपुर सिकरी कहा जाता है। अकबर ने समुद्री राज्य को भारत गंगा के मैदानों के विशाल संसाधनों से जोड़ने का इरादा किया। गुजरात पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अकबर फतेहपुर सिकरी लौट आए, जहां उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाजा बनाया।
मुगलों के लिए गुजरात अत्यधिक लाभदायक साबित हुआ। अकबर ने अब भारत में अधिकांश अफगान अवशेषों को हरा दिया था। अफगान सत्ता का एकमात्र केंद्र अब बंगाल में था। यहाँ सुलेमान खान कर्रानी एक अफगान सरदार जिनका परिवार शेरशाह सूरी के अधीन सेवा कर रहा था, सत्ता में शासन कर रहा था। 1574 में मुगलों ने दाऊद खान से पटना को जब्त कर लिया, जो बंगाल भाग गया। उज़्बेक्स के साथ लाहौर में रहते हुए अकबर ने सीमांत प्रांतों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु घाटी को अपने अधीन करने की मांग की थी। उन्होंने ऊपरी सिंधु बेसिन में कश्मीर को जीतने के लिए एक सेना भेजी। सहवान की लड़ाई में मुगल सेनाओं ने सिंधी सेनाओं को हराया। आगे की हार झेलने के बाद जानी बेग ने 1591 में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 1593 में लाहौर में अकबर को श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक सरकार। अकबर की केंद्र सरकार की प्रणाली दिल्ली सल्तनत के बाद से विकसित हुई प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यों को उनके कामकाज के लिए विस्तृत नियमों को निर्धारित करके सावधानी पूर्वक पुनर्गठित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के दौरान कराधान भी पेश किया। अकबर ने अपनी सेना के साथ साथ बड़प्पन को मनसबदारी नामक एक प्रणाली के माध्यम से संगठित किया। इस प्रणाली के तहत सेना में प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक, एक मनसबदार सौंपा गया था और कई घुड़सवार सेना को सौंपा गया था, जिसे उसे शाही सेना को आपूर्ति करनी थी। मनसबदारों को उनकी सेवाओं के लिए अच्छी तरह से पारिश्रमिक दिया गया था और उस समय दुनिया में सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली सैन्य सेवा का गठन किया गया था। अकबर के शासनकाल को वाणिज्यिक विस्तार की विशेषता थी। अन्य सक्रिय उपायों में वाणिज्य और संचार के मार्गों का निर्माण और संरक्षण शामिल था। अकबर ने कई प्रकार के सिक्के पेश किए जो बहुत ही अद्भुत थे। अकबर की वैवाहिक गठबंधन की नीति ने भारत में पिछली प्रथा से एक प्रस्थान को चिह्नित किया, जिसमें विवाह ने संबंधों के एक नए क्रम की शुरुआत को चिह्नित किया। इन गठबंधों का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। शाही दरबार में हिंदू और मुस्लिम रईसों के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप विचारों का आदान प्रदान और दोनों संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। एक और किंवदंती यह है कि अकबर की बेटी मेहरुन्निसा तानसेन से मोहित थी और अकबर के दरबार में उनके आने में उनकी भूमिका थी। तानसेन ने अकबर की बेटी के साथ अपनी शादी के पूर्व संध्या पर हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया। इस अवधि के दौरान अकबर ने मुगल साम्राज्य से कई गरीब मुसलमानों की तीर्थ यात्राओं को वित्त पोषित किया और हिजाज में कादिरिया सूफी ऑर्डर के दरवेश लॉज की नींव को भी वित्त पोषित किया। सहिष्णुता के अपने दिनों में उन्हें हिंदुओं द्वारा इतना पसंद किया गया था कि उनके कई संदर्भ है और उनकी प्रशंसा गीतों और धार्मिक भजनों में भी की जाती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जैन और मुगल वास्तुकला के सह अस्तित्व के उदाहरणों का हवाला देते हुए अकबर को आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा है। अकबरनामा, जिसका शाब्दिक अर्थ है अकबर की पुस्तक, फारसी में लिखे गए अकबर का एक आधिकारिक जीवनी विवरण है। इसमें उनके जीवन और समय का विशद और विस्तृत विवरण शामिल है। यह कहा जाता है कि पुस्तक को पूरा होने में 7 साल लग गए थे। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर पेचिश के हमले से बीमार पड़ गए थे, जिससे वह कभी ठीक नहीं हुए। माना जाता है कि 26 अक्टूबर 1605 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें सिकंदरा आगरा में उनके मकबरे में दफनाया गया था, जो उनकी पसंदीदा और मुख्य पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी की कब्र के 1 किलोमीटर बगल में स्थित है। अकबर ने मुगल साम्राज्य के साथ साथ सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप दोनों के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।